अब वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इंक्रीज एवरेजेस, इंक्रीजिंग एनएसए विल इंक्रीज द स्कैन टाइम, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। तो इसमें यह है कि आपके पास अगर इमेज जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पहले जज करना है इमेज को आपने। इफ यू कैन जज then you can apply the any technique or increasing the NSA or increasing the resolution। तो सबसे पहले तो आपने उसको जज करना है कि इमेज की क्वालिटी कैसी है आपकी। अगर आपकी इमेज जो है वो ग्रेनी है, फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं आप, ग्रेनी इमेज है आपके पास, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो तीन ऑप्शन है। अगर आप इसकी रेजोल्यूशन भी मेंटेन रखना चाह रहे हैं, रेजोल्यूशन इसकी मेंटेन रखना चाह रहे हैं, आप मैट्रिक्स साइज सेम रखना चाह रहे हैं, उससे आपकी रेजोल्यूशन मेंटेन रहेगी। तो लेकिन आप चाह रहे हैं इसकी ग्रेनीनेस आप ऊपर से उड़ा दें, दो ऑप्शन है आपके पास। नंबर वन, उसमें यह है कि आप उसकी एनएसए इंक्रीज कर दें, आप उसकी एनएसए बढ़ा दें। एनएसए बढ़ाएंगे तो आपका अल्टीमेटली टाइम बढ़ेगा आपका। तो ये है। लेकिन हमारे टेक्नोलॉजिस्ट करते क्या है, मोस्टली मैंने देखा है वो यूं करते हैं, या तो फिल्टर भी बढ़ा देंगे, उससे आप रेजोल्यूशन ड्रॉप कर लेंगे। एक आपने ऑलरेडी मैट्रिक्स साइज बड़ा लिमिटेड सा मैट्रिक्स साइज यूज कर रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन ऑप्टिमम है, यूं करते हैं आप उसका रेजोल्यूशन ड्रॉप कर देते हैं। कैसे ड्रॉप होती है, एफओवी बढ़ाने से आपकी रेजोल्यूशन कम हो जाती है, क्योंकि आपका बॉक्स साइज बढ़ जाता है, उससे एसएनआर बहुत बढ़ जाती है, इमेज स्मूथ हो जाती है। लेकिन क्या होता है उसका डिसएडवांटेज, पैथोलॉजी मिस हो सकती है, चांसेस है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि हम या तो एनएसए बढ़ाएं रेजोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ होता है कि आपका स्कैन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ये करते हैं कि वो उसके ऊपर स्मूथनिंग फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। इमेज डाटा लिया, उसको स्मूथनिंग फिल्टर अप्लाई किए और उसकी नॉइज ग्रेनीनेस को रिमूव कर दिया। हाँ, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, फिल्टर का मुझे यहाँ याद आया, ये भी बताता जाऊँ। तो इसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने जब एप्लीकेशन के ऊपर काम किया, तो उसमें आपने कोशिश करना है कि उसको आपने बाय डिफॉल्ट फिल्टर यूज नहीं करने, स्मूथनिंग फिल्टर। तो बाय डिफॉल्ट फिल्टर आपने नहीं यूज करने। उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको नहीं पता कि इमेज ग्रेनी आ रही है, आएगी या स्मूथ आएगी। तो ये होता है कि आप उस चीज को पहले ही खराब कर बैठते हैं। अगर इमेज ग्रेनी है तो बहुत ही गंदा इमेज हो जाएगा, अगर स्मूथ है तो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना, आपने बाय डिफॉल्ट फिल्टर नहीं यूज करने, कोशिश करना है बाद में फिल्टर अप्लाई करें। पहले रॉ डाटा लें, उसको फिल्टर अप्लाई करें। अगर इमेज आपके पास गुड क्वालिटी इमेज है, उसके ऊपर कम स्मूथनिंग फिल्टर अप्लाई करें, एज इनहांसमेंट ज्यादा उस पर रखें। अगर आपके पास इमेज जो है ऑलरेडी ग्रेनी आ रही है, तो उससे है कि आप स्मूथनिंग फैक्टर आप इंक्रीज कर दें, एज इनहांसमेंट को थोड़ा सा कम कर दें। तो आपने बाय डिफॉल्ट फिल्टर नहीं यूज करने। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जो प्रोटोकॉल के अंदर फिक्स किए होते हैं, उसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट फिल्टर, वो नहीं यूज करने आपने। आपने बाद में फिल्टर अप्लाई करने हैं इमेज एक्वायर करने के बाद। अच्छा जी, डिक्रीज बैंडविड्थ, डिक्रीजिंग बैंडविड्थ विल इंक्रीज द टीआर एंड टी, देयरफॉर इट विल इंक्रीज द स्कैन टाइम। ये बैंडविड्थ को जब हम डिक्रीज करेंगे, उससे आपका क्या होगा, टीआरटी बढ़ेंगे। कुछ लोग तो टीआरटी डायरेक्टली बढ़ा लेते हैं, उससे भी इमेज आपकी बेहतर हो जाती है। ठीक है, इसमें जैसे 3000 यूज हुई है टीआर, इसमें टीआर 4000 है। अब टीआर क्या होती है आपको पता ही है, रेपिटेशन टाइम है। अब 90 डिग्री पल्स देते हैं, उसके बाद फिर 90 की देते हैं, प्री इंडक्शन डिके जिसको कहते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, इसको कहते हैं रेपिटेशन टाइम, टीआर। और टी 90 डिग्री पल्स दी, 180 की दी, उसको कहते हैं टी। 180 की पल्स दी, उसके बाद 90 की दी, टीआई, इन्वर्जन टाइम। 90 की पल्स दी, उसके बाद आप ट्रेन ऑफ या आप उसके बाद 180 की पल्सेस देते हैं, वो होता है एफएससी, फास्ट स्पिनर को, ये टर्बो स्पिनर को होती है। 90 के बाद ट्रेन ऑफ, अब 180 की पल्सेस देते हैं, वो क्या हो जाता है, एपीआई होता है, इक्विप्लेनर इमेजिंग। अगर फ्लिप एंगल आप लेस देन 90 यूज कर रहे हैं, वो होता है ग्रेडिएंट एको। यानी ये चीजों को आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आप चीजों को पिक करते हैं। तो इसमें आप देखें बैंडविड्थ उन्होंने डिक्रीज की, बैंडविड्थ डिक्रीज करने से क्या हुआ, उसकी जो ग्रेनीनेस ऊपर नॉइजी आ रही थी, वो आपकी इमेज बेहतर होगी। क्या हुआ, उसके अंदर टीआर बढ़ गई, लेकिन उससे आपका स्कैन टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। फर्दर जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि आप समझते हैं लिमिटेड ऑप्शन है, टाइम नहीं इंक्रीज करना चाह रहे, आप प्ले करना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट मोस्टली इसके ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं चीजों पर कि
कि आपको ग्रेनी इमेज मिली तो फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा दिया, फील्ड ऑफ बढ़ा देंगे तो आपका क्या होता है, आपका बॉक्स साइज बढ़ जाता है, बॉक्स साइज बढ़ता है तो उससे एसएनआर बढ़ जाती है, लेकिन आपका टाइम जो है वो सेम रहता है। तो आमतौर पर हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसके ऊपर रिलाई करते हैं ज़्यादा, कि फील्ड ऑफ बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, क्योंकि आपका आप अगर आपको उसके अंदर इमेज अच्छी मिल रही है, आप समझते हैं कि आपका इमेज क्वालिटी भी मेंटेन है, फील्ड ऑफ बढ़ाने से आपकी ब्लर इमेज नहीं हो रही, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसके। लेकिन आप बहुत ज्यादा, ये ना हो कि मैट्रिक्स साइज ऑलरेडी कम है तो उसके ऊपर आप फील्ड ऑफ बढ़ा देंगे तो इमेज आपकी ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। ये फेस रेजोल्यूशन के बारे में है। फेस रेजोल्यूशन इज अ नंबर ऑफ पिक्सल इन द फेस डायरेक्शन। फेस डायरेक्शन जो आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। जो बेस रेजोल्यूशन होता है यानी नंबर ऑफ पिक्सल फेस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ पिक्सल उसको कहते हैं फेस रेजोल्यूशन। और इसके अंदर आप ये देखते हैं मैट्रिक्स साइज जो 256 बाय 256 का यूज हुआ है, इसमें आपको एक पिक्सल जो है स्क्वायर फॉर्म में मिलता है। जैसे ही नंबर ऑफ पिक्सेल्स आपने फेस डायरेक्शन में हाफ किए, यानी 256 से 128 किए फेस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, आपका जो पिक्सल साइज वो हो गया रेक्टेंगुलर पिक्सल कन्वर्ट हो जाता है और पिक्सल साइज भी बढ़ जाता है। ये सेम वैसे ही है जैसे बेस रेजोल्यूशन, लेकिन इसमें आप एक डायरेक्शन में बेस फेस डायरेक्शन में उसके पिक्सल्स को आप कम कर रहे हैं, आप पिक्सल्स कम कर रहे हैं, आपका एफओवी तो सेम है, वो तो चेंज नहीं कर रहे आप। क्या होता है, वो आपका पिक्सल साइज फेस डायरेक्शन में बढ़ जाता है, तो वो स्क्वायर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी रेजोल्यूशन जो है ड्रॉप हो जाती है, लेकिन आपकी एसएनआर बढ़ जाती है। ये देखें आप, और से ये चीजें देखनी है आपने। तो जो होते हैं ना, खासतौर पर आइसोवॉल्यूमेट्रिक डाटा होता है, आइसो जिसका आपका 3D फॉर्म में यानी कि उसका बॉक्स तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जी में 1 mm होता है, तो वो उसका आइसोवॉल्यूमेट्रिक डाटा, तो वो हमारा मोस्टली यूज होता है जो केसेस होते हैं, खासतौर पर गैमा नाइफ की सर्जरी के अंदर यूज होता है, या कोई भी ऐसा जो 3D हम बनाते हैं। उसके अलावा साइबर नाइफ है, उसके अंदर ये डाटा हमारा वो डिमांड करते हैं कि वो ऐसे वॉल्यूमेट्रिक डाटा हो, तीनों डायरेक्शन में सेम हो बॉक्सर साइज एक्स वाई एंड जी में। तो उसमें आपने एफओबी जो है आपने 100% फेज एफओबी रखना है, 100% फेज एफओबी रखना है, वहां नहीं छेड़ना आपने। एफओबी 100% रखना है। जितना आपने उसका एफओ मैट्रिक साइज यूज किया 256 बाई 256 का, आपने साथ उसका फेज जो रेजोल्यूशन है वो भी 100% है, आपने एफओबी भी उतना रखा जैसे 256 mm रखा, तो आपका पिक्सल साइज 1 mm का तब होगा। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, फिर सुन लें। अब 1 mm का है, यानी तीनों डायरेक्शन में आपने 1 mm कैसे बनाना है। आपने मैट्रिक साइज जो यूज किया 256 बाई 256 का, उसमें फेज रेजोल्यूशन 100% है, यानी फेज रेजोल्यूशन भी आपने 256 यूज कर रहे हैं 100%। अगर आप एफओबी भी सेम यूज करेंगे 256 mm का एफओबी यूज करेंगे, देन आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक डाटा होगा पिक्सल साइज 1 mm के राउंड, अदरवाइज नहीं। अब देखें इसके अंदर, आप देखा करें जब आप स्कैन करते हैं आपको नजर आ रहा होता है पिक्सल साइज कितने mm का आ रहा है, रेजोल्यूशन कितनी आ रही है इसकी। अब फेज रेजोल्यूशन में देखें हम, उसका एसएनआर जो है फेज रेजोल्यूशन में 75% का मतलब क्या है, 75% फेज रेजोल्यूशन कम करते हैं तो वो 256 की बजाय 192 हो जाती है। तो क्या होता है, एक डायरेक्शन में तो 1 mm है, दूसरे में 1.3 mm हो जाता है, डबल थ्री जैसे 50% रिड्यूस करते हैं तो उसमें आप देखें पिक्सल साइज डबल बड़ा हो जाता है। अगर उससे भी कम करते हैं 64 करते हैं, वह 4 बड़ा हो जाता है। तो ये खास तौर पर इन चीज़ों का आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये बेसिक्स है एमआरआई की, अगर ये पता है तो आप एमआर स्कैन आप परफॉर्म से कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों का नहीं पता तो आप हमेशा गलती करने की तरफ ही रहेंगे, आपको एक्चुअल चीज़ों का बेसिक पैरामीटर्स की नहीं समझ आएगी। अब इसमें देखिए फेज रेजोल्यूशन काम भी आते हैं, जैसे लंबर स्पाइन का स्कैन करते हैं आप, आपको पता है कि आप ग्रेनी इमेज मिल रही है 256 बाई 256 पे, 100% फेज रेजोल्यूशन है इसके ऊपर। इसमें आप ग्रेनी इमेज है, आप क्या, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बेस रेजोल्यूशन को कम करेंगे, या तो एफओवी बढ़ाएंगे, तीसरा ऑप्शन अब आपके पास, या तो आप एवरेजेस बढ़ाएंगे, चौथा ऑप्शन जो है
ये आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको भी सर्टन लिमिट के अंदर रखना है। तो आप यूं करें, उसकी जो फेज रेजोल्यूशन को 100% से 75% पे लें। जब वो करेंगे तो आपकी जो इमेज, ग्रीन इमेज जो है वो स्मूथ हो जाएगी। और इसे कम करने से ये भी होता है कि आपका स्कैन टाइम भी कम हो जाता है यहाँ। लेकिन अगर आप एक सर्टेन लिमिट से भी ज्यादा कम कर देंगे तो इमेज आपकी ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे कि आपको नजर आ रही है, तो ये काम नहीं करता। एक लिमिट के अंदर रह के अपना काम करना है। ये देख लें, आप इसका दो ऑप्शन है। आप मैट्रिक्स साइज, जैसे कि मैंने जिक्र किया आपको, उसके इमेज को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये इस चीज का आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें दो ऑप्टिमम है चीजें। इमेज गुड क्वालिटी इमेज है, कैसे एक्वायर की गई, इसका मैट्रिक्स साइज है 384 बाय 384। फेज ऑफ एफओबी 100%, यानी फेज एफओबी 100% है। इसमें एफओबी का भी जिक्र आ जाता है। आप ये एफओबी दो किस्म के होते हैं, कि फेज एफओबी होता है, दूसरा रीड एफओबी होता है। तो रीड एफओबी आपका बेसिकली एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, और फेज एफओबी होता है जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, यानी साइडों से कम होता है। तो इसमें आप, या फेज डायरेक्शन में कम होता है। इसमें फेज एफओबी 100% रखा आपने, लेकिन आपने जो रेजोल्यूशन है वो 384 बाय 384। अब इस इधर चले गए नेक्स्ट फेज में। अब इसमें देखें, जो 512 का मैट्रिक्स साइज एक डायरेक्शन में है, और जो 256 का फेज डायरेक्शन में है। जब फेज डायरेक्शन में 256 का हाफ किया, लेकिन उससे क्या हो गया, 50% हमने फेज एफओबी यानी फेज रेजोल्यूशन कम की। फेज रेजोल्यूशन जब कम की तो उसका आपका ये है कि मैट्रिक्स साइज आपने एक साइड पे 512 है और दूसरी पे 256 है। फेज डायरेक्शन में हमने कम किया, लेकिन इमेज क्वालिटी दोनों की सेम है। तो इससे भी आप जेल में रखना है कि अगर ज्यादा मैट्रिक्स साइज यूज कर रहे हैं तो फेज डायरेक्शन में आप उसकी रेजोल्यूशन को आप कम कर सकते हैं। ये केस स्टडी है मेरा, इसके ऊपर मैंने पेपर लिखा था। तो इसमें ये कि मेटास्टैटिक रीजन थे, ये 1.5 टेस्ला के ऊपर ये स्कैन परफॉर्म हुआ था। these are the T2 weighted images, these are the T1 weighted images। इसमें ये T2 weighted image है, कुछ आपको बोन्स के अंदर ब्लर इमेज है, these are the blur images और 1.5 टेस्ला। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल जैसा कि कुछ वो एक लीजन को पिक नहीं कर पाए, एक उनको स्पॉट नजर आया, जस्ट लाइक उन्होंने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया। तो कोई भी रेडियोलॉजिस्ट इसे कमेंट नहीं करेगा। आप इस पे T1 weighted पे देखिए, इसमें भी नजर आ रहा है L2 के लेवल पे, लेकिन जस्ट उन्होंने बल्जीज के ऊपर फोकस रखा है, दिस बल्जीज नथिंग, क्योंकि इसके ऊपर इंतहाई रेजोल्यूशन कम कर देगी, बहुत ज्यादा ये स्मूथ लगे। अब आगे आ जाए, ये अब कंपैरिजन की है। ये स्टडी परफॉर्म हुई है 1.5 टेस्ला के ऊपर, ये स्टडी हमने परफॉर्म की है 0.35 टेस्ला के ऊपर, सेम पेशेंट की। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर ये स्कैन परफॉर्म हुआ। ये 1.5 टेस्ला के ऊपर हुई है। ये these are T1 weighted images performed on the 1.5 टेस्ला, these are T1 weighted images performed on 0.35 टेस्ला। आप इसमें देख सकते हैं, आप मेटास्टैटिक लीजन आपको इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मेटास्टैटिक लीजन आपको पिक होते नजर आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज मैं बताता जाऊं कि जो मेटास्टैटिक लीजन है वो T1 weighted के ऊपर ही हम कंफर्म कर देते हैं कि these are the max T1 weighted images are most important for metastatic lesions। T1 weighted अच्छे एक्वायर करनी, ये नहीं कि ब्लड से इमेज हो। तो T1 weighted हम जब परफॉर्म करते हैं कहते हैं T1 weighted रहने दो, उसके कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जो बोनी लीजन आते हैं ना, मोस्टली हमें T1 weighted पे पिक होते हैं। तो सेम पेशेंट का डाटा है, परफॉर्म ऑन 2 डिफरेंट मोडालिटीज, तो इसमें आपको इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये these are मैट्स, मल्टीपल मैट्स। तो इसके अंदर क्योंकि इतनी ज्यादा रेजोल्यूशन की खराब की गई, पोर रेजोल्यूशन, पोर क्वालिटी इमेजेस, ब्लर इमेजेस, उसमें कोई इंफॉर्मेशन आपको एक जस्ट इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन का नहीं पता चलता। these are the T2 weighted images। ये कंपेयर किया T2 स्टर्न इमेजेस के साथ, ये परफॉर्म्ड 0.35 टेस्ला, और these are the images of 1.5 टेस्ला। these are blur images, same patient, these are T2 weighted images, these are the star T2 weighted images। तो इसमें देख सकते हैं मल्टीपल लेवल पे आपको हाइपर
इंटेंस सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, लीजन मिल रहे हैं मल्टीपल लेवल पे, इट शोज द मेटास्टेटिक लीजन। तो दूसरा जो ऑप्शन आपने यूज करना है मेटास्टेटिक लीजन की, पहला T1 वेटेड, T2 के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन इतनी मिलती है, टेक्निक भी प्रॉपर अप्लाई करनी चाहिए। T2 वेटेड के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन मेटास्टेटिक लीजन के वाले से नहीं मिलेगी। T1 वेटेड, देन आप उसके बाद आप यूज कर सकते हैं स्टार इमेजेस और फैट स्प्रेशन इमेजेस, और T1 फैट स्प्रेशन पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब क्या हुआ, इन्होंने स्टडी यहाँ की, क्योंकि बल्जीज हैं, स्कैन किया, आंखें बंद करके परफॉर्म के जल्दी से पेशेंट आउट किया, खत्म हुआ। अब क्या हुआ, वो स्कैन कोड है जी, ओनली दिस बल्जीज एट L4-5 लेवल एंड एट L5S1 लेवल, जैसे आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया रिपोर्ट के ऊपर। अच्छा, इसमें हमने जब परफॉर्म किया, बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट आपने खास तौर पर इस चीज का ध्यान में रखना है, जब भी आप स्कैन परफॉर्म करें, आपको इस तरह के स्कैटर या मल्टीपल लीजन नजर आए, तो उसकी आपने कंप्लीट स्क्रीनिंग की तरफ जाना है, छोड़ना नहीं स्कैन वहां। ये नहीं कि आप लंबर स्पाइन आया तो लंबर स्पाइन करके फारिग किया, आपको मैट्स भी नजर आ रहे हैं, आपने कहा खत्म बात, इसको शिफ्ट कर, नहीं, आपने हमेशा उसकी कंप्लीट स्क्रीनिंग करनी है। जब आप कंप्लीट स्क्रीनिंग करेंगे तो देन उसके ऊपर आप उसका कंप्लीट स्कैन होगा, अदरवाइज क्या होगा, पेशेंट कभी वो जाएगा फिर आएगा, ये चीज नहीं करनी, कंप्लीट स्कैनिंग की तरह नहीं, उसको कहते हैं होल बॉडी स्पाइन, होल बॉडी स्पाइन की तरफ वांछित हो जाना, होल बॉडी स्पाइन उसका परफॉर्म करना है आपको, सर्वाइकल डोर्सल भी देना है और नंबर तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आपने कंप्लीट स्क्रीनिंग कर दी है। तो ये बीइंग टेक्नोलॉजिस्ट आपके जेहन में चीजें होनी चाहिए, यानी एक रोड मैप, यानी एक रोड पे चलने तो आगे चलना है, उस एंड तक जाना है, कहाँ से वो कहाँ तक जा रही है वो चीज, ये ना हो कि उसको स्पाइनल स्टेनोसिस जनाब ऊपर हो, आपने नीचे स्कैन कर दिया, चले नहीं शिफ्ट कर दे पेशेंट को, तो उससे ये भी स्पाइनल स्टेनोसिस का अगर टाइमली पता चल जाए, इसकी रेडियोथेरेपी से आप टारगेटेड थेरेपी करते हो, पेशेंट रिकवर होने शुरू हो जाते हैं वहाँ, या उसकी अगर कोई इंटरवेंशन करनी है और टाइमली अगर हो जाए तो पेशेंट की वो मोबिलाइज हो जाते हैं, फिर चलना शुरू हो जाते हैं, पेन उनको रिलीव हो जाती है। अगर नहीं करते ना आप, ऊपर आपने स्कैन छोड़ दिया, कुछ दिन पता चल गया कंप्लीट उसका बेड़ा गर्क हो गया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कंप्लीट है, उसका कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो चीजें हमारे एंड पे आती हैं। हम लोग ये चीज सोचते नहीं स्कैन करते हुए कि जस्ट आया, जल्दी से लटाया और अपना टाइम बचाने के चक्कर में स्कैन परफॉर्म किया, आंखें बंद करके स्कैन किया, चलो जी शिफ्ट कर दे, ये चीज नहीं। आपने प्रॉपर उन चीजों को देखेंगे, देन आप उसकी पैथोलॉजी को पिक कर सकेंगे, और कंप्लीट आपने लीजन के पीछे पीछे चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है, ये आपका डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट का रोल है। ये चीज आप देखें, उसका ऊपर परफॉर्म किया तो आपको मल्टीपल मैट्स ऊपर भी नजर आए। अब ये जो मैट्स हैं, अगर इनके टाइमली इनका कुछ कर लें, अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन नहीं है, या वो कंसल्टेंट जो ऑन्कोलॉजिस्ट है या सर्जन है, वो अब डिसीजन लेता है कि क्या इसको कोई सपोर्ट की मेयर्स की, कोई फिक्सेटर की, या कोई इसको और सपोर्ट की जरूरत नहीं, या इसकी इंटरवेंशन की जरूरत है, वो डिसीजन की तरफ आया है। तो हमारा फर्ज है कि हमने कंप्लीट उसको स्क्रीनिंग करनी है वहाँ। तो आपको यहाँ भी मैट्स नजर आ रहे हैं, डॉर्सल मल्टीपल लेवल डॉर्सल रीजन और सर्वाइकल तक पहुंचे ऊपर, ये मैट्स हैं, तो जो हाइपो इंटेंस नजर आ रहे हैं, ये मैट्स these are performed on 0.35 डेसिमल। तो ये नहीं होता मशीनें बड़ी आ जाएं लेकिन उसका जो ऑपरेटर है उसको नॉलेज नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, 0% है। मैंने मोस्टली देखा है, बहुत ज्यादा मसाइल है ओवरऑल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये एग्जांपल देता हूँ, मैंने तकरीबन 50 अगर 60 सिस्टम में ट्रेनिंग दे चुका हूँ, मोस्टली इस जगह में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो उनको ऑपरेटर हैं उसके जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड होता है, वो बेचारों को जो सिखाए हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं चीजें मोस्टली, हमारे नॉलेज शेयरिंग नहीं है वहाँ। तो नॉलेज शेयरिंग नहीं है तो मसाइल होते हैं, तो चीजें आगे की तरफ नहीं चलती। तो अब इसमें इसके आगे कौन चीज भी आ गई, DWI होल बॉडी आ गई, DWI होल बॉडी के साथ हमें बॉडी के भी लीजन मिल जाते हैं, बोन लीजन भी हमें नजर आ रहे होते हैं। वैसे होल बॉडी स्कैन आ गया ऑन्कोलॉजी सूट के अंदर, हमारे पास ऑन्कोलॉजी सूट के अंदर होल बॉडी स्कैनिंग हम परफॉर्म करते हैं, हेड टू आप मिड थाई तक जाते हैं, जैसे हम पैट स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये ऑन्कोलॉजी सूट के अंदर आप लिखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल आपको नजर आएंगे कि आपने कैसे चलना है आगे। तो ये ना हो कि आपकी गलती की वजह से पेशेंट की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो इसमें केस स्टडी सेम पेशेंट किया, तो इसमें एक्सरसाइज परफॉर्म 0.35 टेस्ला, इसको मल्टीपल लीजन आपको हाइपो इंटेंस आपको लीजन नजर आ रहे होंगे, इसके सैक्रम में भी नजर आए, ऐसे जॉइंट के ऊपर भी, ये सैक्रम का एरिया आपका, सॉरी
एलिप्ट है, सेक्रोइलिक जॉइंट है, आपको नजर आ रहा होगा रीजन, और इस नाम उसके सेक्रम के ऊपर भी आपको रीजन नजर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं इसलिए कहता हूँ ये T1 वेटेड है और T2 वेटेड। आप T1 वेटेड के अंदर ही रीजन आपको नजर आ रहे हैं, T2 वेटेड के ऊपर रीजन वो नहीं नजर आएंगे। तो टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप इंडिकेशन के मुताबिक टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो आप बेहतर है। तो कुछ हमारे दोस्त वो T1 के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते, वो कहते T1 की शायद जरूरत ही नहीं है। तो आज मैं इसलिए आपको इस पे ये लेक्चर दे रहा हूँ कि आप T1 वेटेड को इग्नोर नहीं करना, जहाँ जरूरी है वहाँ अप्लाई भी करना है इसको। एक और केस स्टडी है हमारे पास कि अब इसमें आप देख सकते हैं सेम पेशेंट के सेम हमने टेक्निक अप्लाई की है, सेम सीक्वेंस अप्लाई किया है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। इसमें देख सकते हैं सेम पेशेंट है, उसका नी जॉइंट परफॉर्म किया है। अब नी जॉइंट में हमारे मोस्टली अगर मैं इन दोनों को छुपा दूं ना तो आप ये समझेंगे बड़ा अच्छा है, बट दिस इज द पोर क्वालिटी ब्लर इमेज। क्या किया है इसके अंदर हम, अब ये सेम पेशेंट के सेम हमने सीक्वेंस अप्लाई किया बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इसमें देखें आपको पोर क्वालिटी में नजर आ रहा है। क्या किया हमने इसके अंदर हमने रेजोल्यूशन ड्रॉप कर दी, लो रेजोल्यूशन, उसकी वजह से एसएनआर बहुत ज्यादा बड़ा बढ़ गई, तो पिक्चर साइज बहुत बड़ा हो गया, एसएनआर बहुत बढ़ गई, इमेज बहुत ज्यादा ब्लर हो गया, स्मूथ इमेज हो गया। तो हमारे लोग मोस्टली इस इमेज को कहते हैं गुड क्वालिटी इमेज, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, स्मूथ नजर आ रहा होता है। जैसे ही हमने उसका मैट्रिक्स साइज या बेस रेजोल्यूशन इंक्रीज की तो आपको नजर आ रहा है कि उसकी इमेज क्वालिटी बेहतर होगी। एक फर्दर हमने उसकी इमेज क्वालिटी रेजोल्यूशन और बेहतर की, अप्लाई की, और इमेज क्वालिटी उसकी थोड़ी सी ग्रेनी की तरफ चली गई, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल रेंज में है वो हमें। अब क्या होता है, अब लीजन आपको नजर आ रहा होता है कि माइट साहब कोई कंफर्म नहीं, कोई इस पे कमेंट नहीं कर सकता, 0%। अब जैसे जैसे मैट्रिक्स साइज इंक्रीज किया, इमेज क्वालिटी बेहतर करते गया उसकी, तो आप देखते हैं उसकी आपको लीजन एक मिडिल मेनिस्कल टियर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, और सेंट्रल टियर है आपको बेहतर नजर आ रहा है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। तो ये खास और ख्याल रखें, जब भी स्कैन आप परफॉर्म करें तो आंखें खोल के करें, प्रॉपर स्कैन परफॉर्म करें। सिर्फ मशीन ने स्कैन परफॉर्म नहीं करना होता, ये टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम रोल होता है। फर्दर चलें, वही पेशेंट है, ये पोर क्वालिटी आप इसमें देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ब्लर इमेज है। जैसे ही हमने मैट्रिक्स या इमेज क्वालिटी उसकी बेहतर की बाय यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको मिस्कल टेयर ये आपको बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। तो एक चीज कंफर्म हो जाती है या नहीं है, फिर कंसल्टेंट वो एम्बिगुअस रहते हैं रिपोर्ट में, पॉसिबिलिटी ऑफ लीजन और नॉट, फर्दर डायग्नोज ऑन प्लाम मोडेलिटी, उस तरफ चले जाएं, या आर्थोस्कोपी। अब आपका क्या रोल है, आप अपना काम सही करेंगे तो साफ ज़ाहिर पेशेंट के लिए आसानी हो जाएगी, जिस मकसद के लिए है। ये तो नहीं हड्डियां देखने वो आ रहे हैं पेशेंट, तो बस इमेज आ गया जी, नी जॉइंट आ गया कहीं पे। और इसकी प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है होती है नी जॉइंट की। मैंने मोस्टली देखा प्लानिंग गलत हो रही होती है इसमें। अब एसीएल ही है, फॉर एग्जाम्पल एसीएल के पैरेलल आपने प्लानिंग करनी होती है। एसीएल किस तरफ होता है, एसीएल का आप यानी कि मूव्स अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली एंड अटैच टू द lateral medial surface of the lateral condyle, medial surface of the lateral condyle, यानी कि उसने मूव करना अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली अटैच टू द medial surface of the lateral condyle, यानी ऐसे उसने एंगल बनाना है। जिस तरफ पेप्यूला है आपने ऊपर से 5 डिग्री एंगल उस तरफ देना है आपने, इस तरह आपने करना है। कोरोनल इमेज को फोकस करना है आपने, पहले कोरोनल इमेज है, देन उसके बाद आप है उसके ऊपर एक्सियल और बोले। मैं देख रहा होता जनाब वो आज से कोई 1970s की टेक्निक है, या कह लें अब 1990 की टेक्निक है, वो लोग अप्लाई कर रहे थे। जो नी जॉइंट का आता है पटाला, और वो एक्सियल लिया, उसके कंडाइल के नाम चेंज दिया, प्लानिंग कर दी उसकी। वो क्या होता है, अब उसमें एसीएल नजर आ रहा है नहीं आ रहा, कोई पता नहीं। तो हमारा एसीएल जब नजर नहीं आता तो वो टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हैं। ये बड़े यानी एक बड़ी डिबेट है, ये मैं काफी आगे ना लेक्चर हमारे हैं इसके ऊपर, सीरीज है हमारी कि प्लानिंग कैसे करनी है, ये मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा। तो एक और केस स्टडी है, अब रेजोल्यूशन में गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी के बारे में। अभी किसी और जगह स्कैन परफॉर्म हुआ सेम डे तकरीबन मॉर्निंग में हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ पेशेंट के अंदर वो इंडिकेशन आ रही, पेशेंट के अंदर चेंजेस थे, पेशेंट को फील हो रहा था कुछ है, कंसल्टेंट मुतमईन नहीं हुआ, उसने कहा जी ये स्कैन आप रिपीट कराएं। सेम पेशेंट का ये स्कैन है, तकरीबन सेम डे हुआ है। आप इसमें लीजन देख सकते हैं कि ये देखें, ये सेम डे, यहाँ देखें फुल क्वालिटी। अब जब आप चीजें सही अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, मसाइल।
ये लीजन आप इधर मिस है, इधर देखने नजर आ रहा है। प्रॉपर टेक्निक अप्लाई करेंगे, देन आप चीजों को रूल आउट कर सकते हैं। सेम पेशेंट बट टू डिफरेंट मोडेलिटीज। क्लियर इमेज है, दोनों पे क्लियर है। फर्दर आप देखें, आपको लीजन कोई नजर आ रहे हैं? आप इधर देखें, तकरीबन ये भी देखें। इसी तरह आप एक शोल्डर ज्वाइंट करते हैं हमारे लोग। शोल्डर ज्वाइंट में आमतौर पर वहाँ भी टेयर का मसला आता है। अब ये पोर क्वालिटी इमेज है, बहुत टाइम शॉर्ट किया गया, हर चीज़ की बहुत पोर क्वालिटी, यानी उसकी रेजोल्यूशन को ड्रॉप है। जैसे जैसे उसकी हमने रेजोल्यूशन मैट्रिक्स साइज इंक्रीज किया, बेस रेजोल्यूशन इंक्रीज की, और साथ उसकी इमेज क्वालिटी हमने बेहतर की, आपको उसके अंदर चीज़ें नजर आनी शुरू होगी। और इसके सुपरास्पाइनेटस पे आप देख सकते हैं माइल्ड से चेंजेस आपको एक टेयर फॉर्म में नजर भी आ रहे हैं इस लेवल पे। जैसे जैसे इधर जाते हैं गायब हो जाते हैं, जैसे जैसे इधर आए आपको नजर आने शुरू होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्निक्स कि आप टेक्निक्स क्या अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजिस्ट को नॉलेज है, चीज़ों को पता है, तो वो छोटी मशीन है जब बड़ी मशीन है वो आगे चलेगा। टेक्निक्स के बाद आपकी चीज़ें और आ जाती हैं, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं आपके। अब प्रोटोकॉल्स में ये है कि आपने जैसे कि डायनामिक इमेजिंग कैसे करते हैं, वो सारी अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो आप बेसिक आपको टेक्निक्स पता होंगी तो फर्दर आप आगे चलेंगे। ये पैरामीटर्स हैं। अब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे टीआर इंक्रीज करेंगे क्या होगा एस, तो ये आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको फर्दर लेक्चर में भी कोशिश करूंगा पैरामीटर्स के साथ डिस्कशन करूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह ये चीज़ मैं करूंगा आपके साथ। तो यानी टीआर इंक्रीज करने से, टीआर डिक्रीज करने से, मोस्टली वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, सर। Conclusion: using standard protocols with optimal timing of sequence to obtain good quality images with high resolution within acceptable range of SNR for proper diagnosis of small pathologies and metastatic vision can be diagnosed. तो अगर प्रॉपर आप टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, प्रॉपर उसका स्कैन टाइम रखेंगे, देन आप उससे गुड क्वालिटी इमेजेस एक्वायर करेंगे। और गुड क्वालिटी इमेजेस एक्वायर करने से ये है कि आपकी जो स्मॉल पैथोलॉजीज हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। बट मैनी एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट in our country just shorter the scan time by decreasing resolution, SNR, NSA, and by using the fast sequences technique, which leads to blurry or poor resolution images were acquired and information were lost, which lead to misdiagnosis. यानी कि वो ये दौड़ है, उसके अंदर ये है कि हम लोग सिर्फ स्कैन टाइम को डिक्रीज करने के चक्कर में उसकी SNR भी खराब करते हैं, उसकी रेजोल्यूशन भी पोर होती है, और उसे पोर क्वालिटी इमेजेस एक्वायर करते हैं। उससे ये है कि उसके मिस डायग्नोसिस होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। सो CME for technologists is needed to keep them abreast for the knowledge of the technique and to aware regarding the techniques and the protocols to acquire good quality images. Thank you so much. तो ये आप जरूर इसको स्टडी कीजिएगा, फर्दर डिस्कशन हो तो मेरे साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मेट्स कंफर्म के लिए T1 वेटेड साथ, हाँ जी, जो मेटास्टेटिक लीजन के अंदर एक T1 वेटेड सीक्वेंस मैंने कहा है, एक स्टर है, स्टर T2 वेटेड हो गया, और फैट सप्रेशन T1 पोस्ट कंट्रास्ट, ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है मेटास्टेटिक लीजन। आपको क्वेश्चन हो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।